तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले कल मैंने आपको राहुल गांधी के बारे में जो कुछ उन्हें सज़ा मिली थी और उसमें क्या कुछ हो सकता था और मैंने कहा भी था कि हो सकता है इनकी सदस्यता चली जाए, तो ठीक वही हुआ जो मैंने कल आपको बताया था। राहुल गांधी की जो संसदीय सदस्यता है वो रद्द कर दी गई और कायदे से अगर इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो इन्हें 2 साल तो जेल में रहना ही पड़ेगा, साथ ही 6 और साल, यानी टोटल 8 सालों तक अब ये कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी अब इनकी जो हालत है हम आप लोगों से ज़्यादा गई गुजरी है। जो कुछ अधिकार हमको आपको मिला है उससे भी कम अधिकार इस समय इनके पास है। अब कल मैंने जो ये अपडेट दी इसके बारे में आप लोगों को जब बताया तो कई लोगों ने कमेंट किया कि आपका काम महज क्राइम स्टोरी सुनाना है, आप वही करें, आप कोई न्यूज़ ना दें, कोई बात ना बताएं, बस आएँ कहानी सुनाएं, वीडियो ख़त्म करें। तो ऐसी बात पे मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। चूँकि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, कैमरे के सामने बैठा हूँ, जो मैं बोलूँगा ज़्यादा ही लोग तो नहीं लेकिन कम से कम 10-20 हज़ार लोग देखते हैं। तो इस देश में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आपके सामने लाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। साथ ही अगर मुझे किसी के इशारे पे वीडियो बनाना होता, चाहे किसी पार्टी विशेष पे, चाहे किसी धर्म विशेष के इशारे पे, चाहे किसी विशेष वर्ग के कहने पे मुझे बनाना होता, किसी का पक्ष लेना होता, तो ऐसी चीज़ करने के लिए तो मैं कोई न्यूज़ चैनल भी ज्वाइन कर सकता था। लेकिन ऐसी चीज़ ना करनी पड़े, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना बना सके, कोई ना कहे कि इस कहानी को इस एंगल से ही सुनाओ, इस कहानी में इसको विलन बनाओ, इस जात के लोग को हीरो बना दो, इस पार्टी का पक्ष ले लो, ये सारी चीज़ें मुझे ना करनी पड़े, इसलिए तो मैंने कोई न्यूज़ चैनल नहीं ज्वाइन किया। आज भी आप सबके आशीर्वाद से इतनी कहानियाँ मैंने रिसर्च कर ली हैं, इतनी चीज़ें मुझे नॉलेज है कि कोई भी चैनल होगा अगर मैं जाऊँगा तो हायर कर लेगा। ऑफ़र भी आ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं जाना, महज बस इसलिए कि आपके और मेरे बीच जो एक पारदर्शिता है वो बनी रहे। तो ये मेरा काम है, मैं बिना किसी दबाव के इस काम को करना चाहता हूँ। जो कुछ होगा वो मैं आपको सही सही बताना चाहता हूँ। और कल भी मैंने अपडेट सिर्फ इसलिए दी थी ताकि इस समय जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, इतनी र्यूमर्स, इतनी गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो इन अफवाहों का खंडन करना कम से कम मेरी जो छोटी सी फैमिली है 10,000 की लगभग होने वाली है, इसमें जितने लोग जुड़े हैं उनको सही जानकारी मिले कि क्या कुछ असल में हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ कानून संगत है, क्या कुछ संविधान में लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना, इन सारी चीज़ों को सही तरीके से आपको जानकारी देना, ये मेरा पहला काम है। और जो मैं ये सुनाता हूँ ये कोई क्राइम स्टोरी, कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये किसी के घर की आप बीती है। किसी के घर में ऐसी दुर्दांत चीज़ें हुई होती हैं। कोई माँ है जिसने अपना बेटा खोया है, कोई भाई है जिसने अपनी बहन को खोया है, कोई पत्नी ऐसी है जो अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मार डालती है। यानी हर सूरत हाल में किसी न किसी के घर में मातम पस रहा है और बिना किसी अपने अंदर दर्द को रखे, बिना सामने वाले के दर्द को समझे, इसको महज एक कहानी कह देना, इसको एक एंटरटेनमेंट का साधन समझना, कहीं ना कहीं हमको आपको जानवर बना देगा। क्योंकि ऐसी कहानियों से कम मन पसीजना चाहिए, और मन तभी पसीजेगा जब आप इन कहानियों को महज कहानी ना समझ के एक सच्ची और किसी के घर की दर्द भरी दास्तां को समझेंगे। तो ये मेरा नेचर है, मुझे लगा कि आज अपने नेचर के बारे में आपको बताना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन उसके साथ एक बात के लिए और माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। बहुत दबाव मेरे ऊपर बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने कभी आपसे कही ही नहीं, इसके बाद भी नहीं बदला तो अब तो कोई चांस ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब उसके लिए आते हैं जिसलिए आप वीडियो देख रहे हैं और आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी इतनी अजीब है, इतनी हैरान करने वाली है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी उंगली उठेगी। और कहीं ना कहीं एक पिता जो इस तरह से मजबूर होता है कि उसके साथ जब कोई खड़ा नहीं होता तो अंत में खुद ही पूरे मामले को सुलझा लेता है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है अमेठी। इसी अमेठी में एक थाना है पीपरपुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है धुरावा गांव। दरअसल इसी गांव में एक परिवार जिसके मुखिया हरि प्रसाद, उनके बेटे दिनेश, उनकी पत्नी प्रीति, तीनों लोग शुरुआत में रहते थे।
अब जो हरिप्रसाद है उसकी पत्नी शायद मर चुकी थी। बेटा दिनेश है, बहू प्रीति है। हरिप्रसाद को लगता है कि अब जो बेटा है अभी उसकी उम्र ज़्यादा है नहीं, तो मैं ही बाहर जाता हूँ, कमाता हूँ, जो पैसे वगैरह होंगे भेजूँगा, चूँकि अभी बेटे के तो ऐश करने के दिन है, बेटा ऐश करे। बहू भी अभी नई नई आई है, तो घर छोड़ के उसको इस तरह से बेटा कहीं जाए तो ये भी मुनासिब नहीं। लिहाजा जो हरिप्रसाद थे वो चले जाते हैं लुधियाना कमाने के लिए। अब हरिप्रसाद लुधियाना में कमा रहे हैं, जो कुछ पैसा मिल रहा है बेटे को भेज रहे हैं। बेटा भी उस पैसे से अपना ख्याल रख रहा है, अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है। छोटे मोटे काम जो दिनेश था वो भी कर लेता आसपास जो मिलते, बाकी खेती बाड़ी, घर का खर्च, ये सारी चीज़ें चलाना अपने आप में ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो पैसे की जिम्मेदारी पिता उठा रहा था, परिवार में खुशियाँ लाना, लालन पालन करना, सबके मुंह तक निवाला पहुंचाना, ये जिम्मेदारी बेटा ले रहा था। बहू का काम था खाना बनाना, बाकी घर की चीज़ों को संभालना। तो तीनों लोग अपनी अपनी जगह अपने कामों को कर रहे थे। समय गुजरा, शादी के ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, अभी महज 1-2 साल पहले ही शादी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरा और साल 2023 आया, साल 2023 का फरवरी महीना आता है। फरवरी महीना बीतता है, बीतने के बाद मार्च आता है। मार्च महीने में अचानक से जो दिनेश था उसके बारे में एक र्यूमर उठता है। दरअसल दिनेश के बारे में कहा जाता है कि दिनेश कहीं चला गया है, घर पे दिखाई नहीं दे रहा, शायद कहीं भाग गया है, पत्नी से परेशान था या फिर कोई और बात है। अब इधर दिनेश दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बारे में उसकी पत्नी प्रीति से पूछा जाता है। प्रीति कहती है कि किसी काम से बाहर गए हैं। अब 14 मार्च से दिनेश गायब है। प्रीति कह रही कि किसी काम से बाहर गया है। 14 बीता, 15 बीता। अब उधर जो पिता लुधियाने में था वो भी परेशान। पिता फ़ोन कर रहा है कि कहाँ है दिनेश। दिनेश का फ़ोन लग नहीं रहा। बहू को फ़ोन करता है, कहता है कि कहाँ है मेरा बेटा। बहू बताती है कि आपका जो बेटा है किसी काम से बाहर गया है। अब 14 तारीख से गायब था, 15 बीत गया, 16 बीत गया, 17 तारीख होते होते जो पिता है उसका जी अब लुधियाना में लगना बंद हो जाता है। इकलौता बेटा था, बेटे से बात हो नहीं रही, तो पिता भी परेशान। टिकट कटाता है, टिकट कटाने के बाद हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करता है। तय करने के बाद वो आता है, अमेठी पहुंचता है। पहुंचने के बाद घर पे जाता है, फिर पूछता है कि क्या कुछ हुआ था, कहाँ गया। पत्नी कह रही है कि मुझे नहीं पता। अब बेटा गायब है, बहू कह रही है कि मुझे नहीं पता। बाहर निकलता है आसपास के लोगों से पूछने के लिए। अब लोगों से भी पूछताछ करता है तो ऐसी ऐसी बातें इसे पता चलती है जिसे सुन के मानो एक तरह से इसका कलेजा फटने को होता है। दरअसल आसपास के लोग बताते हैं कि आपके बेटे और आपकी बहू में तो संबंध इतने खराब हो गए थे कि इन दोनों ने तो एक दूसरे से तलाक के लिए सुल्तानपुर की अदालत में एक अपील तक डाल दी थी। अब ऐसी खबर जब पिता सुनता है कि उसके पीठ पीछे उसके बहू और उसके बेटे में इस तरह से खटास, तो उसको भी कुछ समझ नहीं आता। फ़ौरन घर पे जाता है, बहू से पूछता है। पूछने के बाद बहू कहती है कि देखिए आपका जो बेटा है निहायत ही निकम्मा है, आपके ही पैसे पे खा जी रहा है, इतनी साल इसकी उम्र हो गई, कायदे से इसे भी कमाना चाहिए था। जब तक आप हैं तब तक तो घर का खर्च चल रहा है, कल को अगर आपको कुछ हो गया तो इस घर का खर्च चलेगा कैसे। आपका बेटा एक नंबर का निकम्मा था, एक नंबर का नालायक था। अब इस पे मैं उसे टोकती थी तो उसे लगता था कि मैं कलेश कर रही हूँ। उसको खुद मेरे साथ नहीं रहना था, तो इसलिए उसने तलाक के लिए अर्जी भी डाल दी। बाकी ये तलाक मैंने तो लिया नहीं, उसने ही अर्जी डाली, ये सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब इसकी बात जब सुनता है तो उसे लगता है कि बेटा सच में निकम्मा है अगर इस तरह से हरकतें कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो बात की थी, सबसे बड़ा सवाल यही था कि बेटा गया कहाँ। अब जो हरिप्रसाद था अपने उस बेटे को खोजने के लिए आसपास भटकता है। जहाँ जहाँ गांव में जाता तो सारे लोग यही कहते कि उसकी पत्नी प्रीति से पूछो, ज़रूर उसने कुछ किया होगा, उसे कुछ पता होगा, उसी से परेशान हो कि वो गया है। अब पिता बार बार घर पे आता है, फिर पूछता है कि क्या कुछ हुआ। पत्नी कहती कि भैया मुझे नहीं पता कहाँ गया है, क्या गया है, मुझसे तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती, अपने मन के मालिक थे, अब कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। जब पिता हर जगह से खोज के परेशान हो जाता है, जब उसे कहीं से कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिलता, तब अंत में पिता जाता है पीपरपुर थाना
और FIR करता है। बताता है कि उसका जो बेटा है लगभग 6 दिन से गायब है, 4 दिन से तो मैं ही ढूंढ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ गया है किसी का कुछ आइडिया नहीं है, कोई रिलेशन में कुछ अंदाज़ा नहीं। बहरहाल पुलिस वाले ऐसी बात सुनते हैं। सुनने के बाद कायदे से जो पुलिस वाले हर बार करते हैं वही चीज़ इस बार भी उन्होंने की। बस हल्के में मामले को ले लिया, कागज़ पे नोट कर लिया, पिता को समझा बुझा के भेज दिया। पिता वापस बेचारा आता है। आने के बाद सर हाथ पे रख के बैठता है, कहता है कि पता नहीं मेरा लाल कहाँ चला गया। किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी, ऐसी भी आदत उसकी थी नहीं कि बिना बताए कहीं चला जाए। शुरुआत में अब पिता को भी लगने लगा कि शायद जो पत्नी है ऐसे ताने देती थी तो हो सकता है कहीं कमाने चला गया हो, लेकिन अब कमाने भी गया है तो कम से कम एक जानकारी तो देनी ही चाहिए। अब पुलिस भी इधर कुछ मदद कर नहीं रही थी, इधर बेटे का कुछ पता चल नहीं रहा था, गांव वाले भी कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे थे। अब बेचारा पिता अकेले हर एक घर पे, हर एक उस जगह जा जा के खोज रहा था जहाँ से कोई सबूत, कोई सुराग या फिर बेटे की मिलने की थोड़ी भी गुंजाइश थी। पिता कभी रिलेटिव से पूछता, कभी उसके दोस्तों से पूछता, कभी उस जगह जाता जहाँ बेटा आए दिन जाता था, कभी उन लोगों से मिलता जिससे बेटा कभी मिलता था, कभी उसके दोस्तों के पास, कभी उन लोगों से भी बातचीत कर लेता जिससे कभी कोई झगड़ा रहा हो। लेकिन हर जगह हाथ पांव मारने के बाद जब कहीं से भी कुछ पता नहीं चला और आए दिन यही ताना मिला कि आपके बेटे और आपकी बहू में संबंध खराब थे, और अब जो कुछ जानना हो तो अपनी बहू से पूछो, उसे ही पता होगा कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ। तो अंत में जो पिता है वो भी चिढ़ जाता है। चिढ़ने के बाद घर पे आता है। आने के बाद अपनी बहू को बुलाता है और कहता है कि सच सच बताओ मेरा बेटा कहाँ है। अब 18 तारीख से ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। 19 बीत गया, 19 को FIR हुई, 20 बीत गया, 21 तारीख लगातार 4 दिन से जो पिता है वो अपनी बहू से पूछ रहा है कि मेरा बेटा कहाँ है। पति आए दिन यही बात कहती कि मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी, कोई चीज़ मुझसे शेयर करते नहीं थे, आप खुद ढूंढ लीजिए, मैं खुद ही परेशान हूँ। 21 तारीख तक यही जवाब उसने रटी रटाई अंदाज में दिया। लेकिन 21 तारीख को जो पिता है हरिप्रसाद जब थोड़ा सख्त रवैया अपनाता है और थोड़ा सा इसको उकसाता है और कहता है कि तुमने ही कुछ किया है, तुमसे ही संबंध अच्छे नहीं थे, बाकी कोई ऐसा है ही नहीं जिसका मेरे बेटे से कोई रंजिश रही हो, जिसकी कोई दुश्मनी रही हो। तब जाके जो पत्नी है अचानक से गुस्से में आके कहती है कि तुम्हारे बेटे को मैंने मार डाला, मार के मैंने उसको जला दिया, जलाने के बाद उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी, एक लाश के नाम पे उसका एक बाल भी नहीं तुम्हें मिलेगा, जाओ मैंने बता दिया, जो कर पाओ कर लो। अब बहू तैस में आके जब ये बात बोलती है, साथ ही कहती है कि गांव के बगल देखो जो पुआल जला है वो पुआल नहीं है, तुम्हारे बेटे की लाश है, जाओ अस्थियाँ चुन लो, अगर एक आध हड्डी का टुकड़ा भी मिल जाए तो मेरा नाम प्रीति नहीं। सेम यही लाइन प्रीति बोलती है। अब ये लाइन जब उसका ससुर यानी दिनेश का पिता हरिप्रसाद सुनता है तो उसका कलेजा कांप जाता है। एक बार को तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि जो बहू कह रही है सही है या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि ये तैस में आके कह रही हो। लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं था। बेटा, कहा जाता है कि अगर ऊँट खोता है तो आदमी उसे मटके में भी खोजता है। तो महज इसने एक औपचारिक रूप से कि चलो जो कह रही है वहाँ भी जाके देख लेते हैं। हरिप्रसाद उस पुआल के पास जाता है जहाँ पे पुआल की राख पड़ी थी, वहाँ पे जाता है, ऐसे राख में पैर वगैरह मारता है। तभी अचानक से उसके पैर से कोई चीज़ टकराती है। टकराती भी क्या है, उसके पैर में वो चीज़ चुभ जाती है। अब चुभती है तो महज चेक करने के लिए क्या चीज़ है, पिता उस पैर को उठाता है कि बहू ने तो ऐसे ही कह दिया, अब यहाँ पे आए लाश राख में पैर मारा और कुछ चुभ ही गया। पैर उठाता है तो जो चीज़ पैर में चुभी थी उसे देखने के बाद पिता की हवा खराब हो जाती है। उसे फ़ौरन हाथ में लेता है, लेने के बाद आसपास और वैसे सेम तरीके से पैर मारता है। उस चीज़ को फिर कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद थाना जाता है, लेकिन उसे पता था कि थाने वाले कुछ करेंगे नहीं। उस चीज़ को उठाता है, उठाने के बाद भाग जाता है SP ऑफिस। SP साहब के सामने डायरेक्ट उस चीज़ को ओपन करता है और जो जो चीज़ें वहाँ पे मिली थी उन सारी चीज़ों को दिखाता है। अब SP साहब के सामने जो चीज़ रखी थी उसे देखने के बाद
एसपी साहब जो थे वो भी परेशान कि पुलिस को जो चीज़ ढूंढनी चाहिए थी उस चीज़ को एक पिता ढूंढ के गमछे में पैक करके लाया है, वो भी इतना बड़ा सबूत और इतना बड़ा सुराग। फौरन एसपी थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि जाइए, सबूत भी मिल गया है, बस इसकी बहू को उठाइए और पूरे मामले का खुलासा कीजिए। अब पुलिस जाती है इस हरिप्रसाद के घर पे, जाने के बाद उसकी बहू को उठाती है, साथ ही एक और आदमी जिसका नाम है कमलेश वर्मा उसे उठाती है, सामने बैठाती है और कहती है कि अब सबूत मिल गए और आपने एक बाले जुर्म भी कर लिया है, तो कायदे से पूरी कहानी भी बता दीजिए, और नहीं भी बताएंगे तब भी हम कहानी निकलवा ही लेंगे। अब इतनी बात जब प्रीति और कमलेश सुनता है तो सुनने के बाद अब इन्होंने अपनी कहानी बताई, और इस कहानी के हिसाब से जब दिनेश से प्रीति की शादी हुई तो इस शादी से पहले ही प्रीति का कमलेश से अफेयर था। अब शादी तो हो गई, लेकिन जो प्रीति है उसके दिमाग में कमलेश ही कमलेश भरा। इन दोनों की फर्स्ट नाइट होती है, फर्स्ट नाइट होने के बाद थोड़ा सा वक्त गुजरता है, और जो सुख या फिर जो संतुष्टि प्रीति को अपने पति से मिलनी चाहिए थी वो संतुष्टि अभी भी उसे कमलेश से ही मिल रही थी। लिहाजा बायरी ने कमलेश से फिर से बात करती है, बात करने के बाद मिलने जुलने लगती है। अब कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो छुपाए छुपता नहीं है। इस बात की भनक गांव में कुछ लोगों को लगती है कि कोई बाहर गांव का लड़का है, आता है गांव की एक बहू से मिलता है तो गांव में कौतूहल मचा। बात एक आदमी से दूसरे आदमी में, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, और देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। अब गांव में फैल गई तो गांव में फैलने के साथ दिनेश को भी पता चली कि तुम्हारी जो पत्नी है किसी और के साथ उसके शारीरिक संबंध है। दिनेश घर पे आता है, आने के बाद प्रीति से पूछता है, उसका फ़ोन वगैरह चेक करता है। अब फ़ोन चेक करता है तो उसमें सच में एक ऐसा नंबर मिलता है जो किसी और का था, उस पर घंटों घंटों बात हुई थी। इतना देखने के बाद दिनेश आग बबूला होता है, दोनों में कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। दिनेश कहता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। प्रीति भी मान जाती है, लेकिन फिर से वही बात कि जो सुख उसे पति से मिलना चाहिए था वो सुख वो कमलेश में आज भी ढूंढ रही थी। लिहाजा वो कमलेश से फिर से बात करती है, इन दोनों में फिर से झगड़ा होता है, और इस झगड़े का सिलसिला इस कदर तक आगे जाता है कि अंत में जब दिनेश को लग जाता है कि ये नहीं सुधरेगी तो दिनेश ने उसके खिलाफ तलाक की अर्जी कर दी और बता दिया कि मुझे इसके साथ रहना नहीं है। अब तलाक की अर्जी भले ही पड़ी थी लेकिन तलाक हुआ नहीं था, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहना था। अब इधर जैसे ही तलाक की अर्जी पड़ी तो कौन कहे कि प्रीति थोड़ा सा सुधरे। अब उसको तो और ओपन करने का मौका मिल गया कि अब तुम्हारे साथ रहना नहीं है तो खुल के ही करती हूँ। अब प्रीति इसी दिनेश के सामने आए दिन बात करती, आए दिन मिलने बुलाती, और दिनेश चाहे जैसा भी था उसका पति था तो उसे बुरा लगता, वो गुस्सा करता, बहस होती, सारी चीज़ें होती, और इसी बहस में कई बार ऐसा हुआ कि जो दिनेश था उसने प्रीति के ऊपर हाथ उठा दिया। अब प्रीति के ऊपर जब हाथ उठाता है तो प्रीति आग बबूला होती है, अपने बॉयफ्रेंड कमलेश को बताती है। कमलेश जब सुनता है तो मानो उसका भी गुस्सा सातवें आसमान पे कि उसकी प्रेमिका को किसने और क्यों मारा। पति की हिम्मत कैसे हुई कि अपनी ही पत्नी को मार सके या फिर मेरी प्रेमिका को मार सके। बातों ही बातों में कमलेश कह देता है कि मेरा बस चले तो इसकी जान ही ले लूँ। कमलेश का इतना कहना था कि प्रीति कहती है कि चलो सच में इसको मार डालते हैं, इसका मन बहुत बढ़ गया है और इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अब प्रीति भी एग्री कर जाती है, कमलेश भी एग्री कर जाता है, और यहीं से प्लान बनना शुरू होता है दिनेश के कत्ल का। अब कत्ल तो करना था, लेकिन जो दिनेश है अब गांव के बीच में उसका घर और एक अच्छी खासी पर्सनालिटी का मालिक, ऐसे कत्ल करना और लाश ठिकाने लगाना कोई बच्चों का खेल था नहीं, और अगर पकड़े गए तो फिर पूरी ज़िंदगी जेल में, ये भी पता था। लिहाजा अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं, प्लान बनता है, और प्लान को जो एग्जीक्यूट करना था वो डेट मुकर्रर होती है 14 मार्च। कायदे से कहें तो 13 मार्च की रात दिनेश घर पे आता है, आने के बाद सोता है खाना खा के, और इसी खाने में जो प्रीति है वो नींद की गोली मिला देती है। अब नींद की गोली मिलाती है, मिलाने के बाद दिनेश गहरी नींद में सो जाता है। दिनेश सो रहा है, फ़ोन कमलेश को जाता है कि जो शिकार है वो सो चुका है, अब आप आइए इसका कत्ल करते हैं। कमलेश आता है, दोनों लोग अब कमरे के अंदर, सामने दिनेश बेड पे सोया हुआ। फ़ौरन जो प्रीति है वो दिनेश के ऊपर चढ़ जाती है,
चढ़ने के बाद थप्पड़ों से मारती है और कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमने मेरे ऊपर टॉर्चर किया, इस तरह से तुमने जुर्म ढाए, खुद में क्षमता थी नहीं, पत्नी को कुछ रखना आता नहीं। और तमाम बातें जो ये बोल सकती थी उस गुस्से के आवेश में वो बोलती है। अब प्रीति इतना बोल रही है, तब कमलेश कहता है कि गुस्सा बाद में, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। अब कमलेश और प्रीति उसका गला दबाते हैं। गला दबा के, चूँकि गहरी नींद में था और शायद इतनी गोलियाँ उसके खाने में मिलाई गई थी कि वो बेहोश ही था, उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद अब फिर कवायद शुरू होती है लाश को ठिकाने लगाने की। चूँकि वही फिर गांव के बीचों बीच घर, लाश को लेके जाएं तो जाएं कहाँ, शहर का मामला तो है नहीं कि कहीं फेंक दें या फिर कुछ और कर दें। लाश को ठिकाने लगाना था। दोनों लोग घंटों बैठ के सोचते हैं, साथ ही खुश भी होते हैं कि चलो अब कमलेश और प्रीति के बीच कोई आएगा नहीं। एक आध घंटे बीतते हैं और इसी बीच इन दोनों को एक आइडिया आता है। ये अपना गद्दा उठाते हैं, जो कुछ बिस्तर पे बिछा था उसी गद्दे में कमलेश और प्रीति मिलके जो दिनेश है उसकी लाश को लपेटते हैं। लाश लपेटते हैं, लपेटने के बाद उसको उठाते हैं, थोड़ी दूर लेके जाते हैं। अब गद्दे में लाश थी तो कोई देखता भी तब भी डाउट नहीं करता कि क्या है क्या है। चूँकि खेत का मामला था और गांव का मामला था तो सबको लगा होगा कि कहीं सोने वगैरह जा रहे होंगे, रखवाली करने। वैसे भी रात में कौन ही देखता है गांव में। थोड़ी दूर जाते हैं, वहीं पे पुआल रखा था, उस लाश को उसी पुआल में ठूंसते हैं और पुआल में आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं, आग लगाने के साथ साथ वहाँ से थोड़ी दूरी बना लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गांव का कोई आए, देखे आग जल रही, आग बुझाने की कोशिश करे तो हम फंस जाएं। अब वहाँ से दूरी बनाते हैं और साथ ही गांव वाले भी देखते हैं कि पुआल जो है वो जल रहा है। गांव वाले देख रहे हैं पुआल जल रहा है, लेकिन सबके दिमाग में वही बात कि शायद फसल कटी है तो किसी ने अपने खेत को जलाया होगा। घंटों तक लाश जलती रहती है। अब ऐसा था नहीं कि कोई लकड़ी वगैरह है कि लाश 1-2 घंटे में जल जाए। तो काफ़ी देर तक जब लाश जली और सुबह होने को आई तब इन्हें लगता है कि लाश तो जली नहीं और सुबह होने वाली है, और अगर सुबह हो गई और कोई आ गया और जली लाश देखेगा या फिर हड्डी ही देखेगा तो हम फंस जाएंगे। लिहाजा जो कुछ बचा अवशेष था, थोड़ा बहुत कंकाल, खोपड़ी और सीने की हड्डी, ये जलती अवस्था में ही उसको उठाते हैं, उसी बोरे में रखते हैं जो बोरा इन्होंने साथ लिया था। रखने के बाद जाते हैं। जाने के बाद उस गांव से थोड़ी दूर एक नहर है, उसी नहर के पास खोद के दफन कर देते हैं। लेकिन इन्होंने सारे सबूत तो मिटा दिए, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने वहाँ पे छोड़ दी। जैसे हड्डियाँ तो इन्होंने चुन ली, लेकिन जलने के दौरान कुछ हड्डियाँ ऐसी थी जो छिटक के इधर उधर हो गई। अंधेरे में इन्होंने ये नहीं देखा। जिस डंडे से इन्होंने शिकार किया था, लाश को मारा पीटा था, यानी दिनेश को, और जिस डंडे से इन्होंने लाश को हिलाया था जलाने के दौरान, उस डंडे को इन्होंने वहाँ छोड़ दिया। और 1-2 और ऐसी छोटी चीज़ जिनको इन्होंने अनजाने में वहाँ छोड़ा कि शायद इनसे तो कोई मामला खुलेगा नहीं। और इन्हीं चीज़ों को जो पिता है जब वहाँ आता है और उसके पैर में अपने ही बेटे की हड्डी चुभती है तो उस हड्डी को लेता है, और लेने के साथ साथ उस डंडे को और 1-2 और चीज़ें जो उस बेटे से संबंधित थी उसे लेकर एसपी ऑफिस जाता है और ये पूरा मामला निकल के सामने आता है। बहरहाल ये मामला परसों 21 तारीख को ये मामला, अभी 21 तारीख को तो लाश ही मिली थी यानी अवशेष, तो 22 तक की ये मामला शायद पूरा खुला होगा। आज 23 है तो अभी तो पूछताछ की जा रही होगी, यानी माफ़ कीजिएगा आज तो 24 है, कल पूछताछ की गई होगी और आज शायद कोर्ट में पेश किया गया होगा। तो कोर्ट का क्या फ़ैसला है अभी ये नहीं आया, अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल मैंने जो सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो जा सकती है, तो इस सवाल का सही जवाब दिया है खगेश कुमार जी हैं, मनोज शाह हैं, बालकृष्ण जी हैं, इजाज़ शेख है, और अभी भी 2 मिनट पहले विनोद जी ने जवाब दिया। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 102 का जो पहला भाग है हमारे भारतीय संविधान में। ये भाग कहता है, ये अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन चुनने के बाद अगर वो दिवालिया हो जाए, वो पागल हो जाए, या फिर अगर वो अपनी भारत की नागरिकता छोड़ दे, या फिर कुछ ऐसा काम कर दे जिससे उसकी जो एक छवि है वो धूमिल हो जाए, तो ऐसी हालत में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। साथ ही साथ एक और नियम है, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951।
इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सदस्य है, चाहे लोक राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, यानी विधायक है, सांसद है या फिर कुछ भी है, तो ऐसे केस में अगर वो कोई क्रिमिनल काम कर देता है, अगर वो कोई हेट स्पीच दे देता है, या फिर वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पद का या फिर अपनी पार्टी या फिर किसी और चुनाव में अपने पद का नाजायज़ उपयोग करता है, तो ऐसी भी सूरत हाल में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और इसका जीता जागता नमूना मिला अक्टूबर साल 2022 में। आजम खान की सदस्यता हेट स्पीच देने के मामले में गई थी। अब इसमें एक संशोधन यूपीए की सरकार लेके आई थी साल 2013 में कि शायद अगर कोई व्यक्ति उसने अनजाने में कोई गुनाह कर दिया तो उसकी सदस्यता को रद्द करना सही नहीं है। कुछ शर्तों के साथ उसकी सदस्यता को बरकरार रखते हैं। लेकिन हैरानी होगी आपको जान के कि इस बिल को राहुल गांधी ने खुद फाड़ा था, और शायद अगर इस बिल को ना फाड़ते और समर्थन दे देते तो आज उनकी सदस्यता बच जाती। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे ही सवालों के लिए आप देखते रहिएगा। और आज का सवाल पूछते हैं, तो आज का सवाल भी बड़ा सिंपल सा है। अभी कल मैंने देख रहा था तो एक ग्रह की खोज हुई जिसका जो वायुमंडल है हमारी पृथ्वी जैसा है, लेकिन अब उसके साथ एक और बात आती है कि ये जो ग्रह है हमसे लगभग 4 लाख लाइट ईयर यानी 4 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। तो इस प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा, नहीं पता हो तो कल की कहानी का वेट कीजिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और शायद आज की कहानी में कुछ इधर उधर डिस्टर्बेंस मेरे मुंह से हुई, कुछ इधर उधर की बातें मैंने बोली, बीच बीच में शायद मैं फंसा भी, तो कल से ये चीज़ें नहीं होगी। और ऐसी कहानी के लिए और ऐसे ही फैक्ट के लिए लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई रात 10 बजे। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।